हेलो फ्रेंड्स, मुद्दा फॉर यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और इस पार्ट में हम लोग सिटीजनशिप यानी नागरिकता पर चर्चा करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं, लेकिन बाद में नागरिकता अधिनियम 95 द्वारा इसमें व्यापक बदलाव किया और इसमें समय समय पर बदलाव किया जा रहा है। तो हम लोग सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और जो रिसेंट अमेंडमेंट है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर हमारी जो संसद एक बिल लाई है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसमें और ये विवादास्पद भी रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए करंट की दृष्टि से। तो ये टॉपिक हम लोग देखते हैं आगे क्या है। और इस पर बहुत ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। नागरिकता जो बुक्स वगैरह में दिया है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी दिया है, तो बहुत ज़्यादा समय इस पर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कर लेने से आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। यूपीएससी का अगर देखिएगा तो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन रहता है, वो बन जाएगा। बीपीएससी वगैरह का भी क्वेश्चन बन जाएगा, बीपीएससी जेपीएससी यूपीपीसी सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, पीटी और मेंस दोनों का। तो और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, इससे सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। सबसे पहले आर्टिकल 5 देखिए। आरंभ में जो भी आर्टिकल जोड़ा गया था ना, वो जो नागरिकता से रिलेटेड आरंभिक प्रावधान थे, जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था तो उस समय के लिए जोड़ा गया था। तो अभी वो प्रावधान पूरी तरह से लागू नहीं है सारा चीज़। तो लेकिन उस समय जो जोड़ा गया था, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि उससे अभी अगर सवाल पूछे तो हम लोग से बन जाए। तो आर्टिकल 5 इसमें क्या है, ये ऐसे पूछ देगा आर्टिकल 5 किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर जैसे स्टेट पीछे से सब पूछ सकता है। यूपीएससी भी बहुत सारा ऑप्शन में एक डाल दे अगर नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन को उठाना है, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट से तो पूछता नहीं है। ये कुछ मतलब डायरेक्ट अगर करंट से पीटी वगैरह में जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है, यूजली यूपीएससी उस चीज़ को नहीं डालती है, लेकिन उससे रिलेटेड पुराना चीज़ों से लेके क्वेश्चन बना देती है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें आर्टिकल 5 में है कि प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, वो भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा इसमें अगर उसके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं या और कम से कम 5 साल तक भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो, तो वो भी भारत का नागरिक होगा। तो बहुत ज़्यादा हमारा को जो आरंभिक प्रावधान था लचीला था आरंभ से, ताकि नागरिकता के आधार पर किसी के साथ विभेद ना हो। एक्चुअली बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो बहुत आसान शर्त रखा गया था। 5 साल से भी रह रहा है, ये भी कर देगा तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। हालांकि अभी ये लागू नहीं है, बहुत सारे चेंज किए गए। अब आर्टिकल 6 में देखिए, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना, जैसे देखिए, क्योंकि विभाजन हुआ था हमारा देश का, जब आज़ादी मिली थी उस समय हमारा विभाजन भी हुआ था। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पाकिस्तान में होंगे और वो विभाजन के बाद भारत आना चाहेंगे। वो सोचेंगे कि हम मुझे भारत में रहना है। तो उन लोगों के लिए जो प्रोविज़न था वो आर्टिकल 6 में था। इसमें एक डेट बस याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948। अगर इससे पहले भारत आ गए हैं तो माना जाएगा कि आप शुरू से ही भारत में आना चाहते थे। लगभग आज़ादी के बाद 1 साल का पीरियड दिया गया कि आप आइएगा और फिर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद आप आते हैं 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है, और 6 महीने, तो आपको 6 महीना रहना होगा और पूरी तरह से श्योर हो जाएगा। फिर सक्षम अधिकारी द्वारा आप पंजीकरण करवा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और भी था, जिसके माता पिता या दादा दादी भारत शासन अधिनियम 1935 में जन्म हो, क्योंकि पाकिस्तान के भी जो भी नागरिक रहेंगे वो उनके माता पिता या दादा दादी भारत के शासन अधिनियम 1935 में जन्मे ही होंगे। तो उसलिए बहुत ज़्यादा ये इसमें रॉकेट साइंस नहीं, इजी है। आगे देखते हैं आर्टिकल 7 मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे थे जो पहले तो इंडिया में थे, फिर उनको लगा कि विभाजन हो रहा है तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। फिर पाकिस्तान गए और वहाँ पे भी उनका मन नहीं लगा, अब लगा कि यार ये तो गलत डिसीजन हो गया, अब क्या, अब तो भारत आना चाहिए। तो क्या उन लोगों के लिए भी हमारा जो जो कॉन्स्टिट्यूशन था बहुत आसान सा, ये भी जानते थे हमारा संविधान निर्माता कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं, तो उनके लिए भी प्रोविजन किया गया वो आर्टिकल 7 में। तो जो चले गए हैं 1 मार्च 1947 से पाकिस्तान, उन्हें नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर वो फिर से भारत आ जा रहे हैं तो फिर उनको भी इसी तरह से 6 महीने का समय दिया जाएगा। 6 महीना अगर रह रहे हैं, उनको फिर लगता है कि रहना चाहिए, तो फिर वो पंजीकरण करवा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 8 क्या है, अब ऐसे भी व्यक्ति रहेंगे ना जो और भी देशों में है, जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, जैसे कि गदर पार्टी था, तो भारत के बहुत सारे लोग उस सब देशों में भी थे। तो उन देशों में जो रह रहे हैं उन्हें भी भारतीय का अगर अगर आपको नागरिकता प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो राजदूत हैं उसके पास जाना है और पंजीयन करा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्टिकल 8 इससे रिलेटेड हो गया। आर्टिकल 9 है, ये अभी भी इम्पोर्टेंट है। ये बताता है कि एकल नागरिकता, या ये बताता है कि भारत में जो होगा वो सिर्फ भारत का नागरिक रहेगा, दूसरे देश का नहीं रह सकता नागरिक। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये इसलिए रखा गया था क्योंकि हमारा जो देश था आरंभ में बन रहा था नया नया, और बहुत सारी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ तो थी उस समय। और ये स्पष्ट था कि जो निष्ठा होना चाहिए एक देश के प्रति स्पष्ट रूप से होना चाहिए। इसलिए जो हमारी जो
संविधान सभा वो स्पष्ट करती है इसमें कि जो भी नागरिकता हमारा एकल नागरिकता रहेगा। ब्रिटेन, ये अमेरिका, कनाडा, ये सब, ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता भी एक प्रकार से दिया जा सकता है, मतलब, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 बेसिकली इससे संबंधित है कि सब चीज़ नागरिकता से संबंधित कोई भी विधि संसद बना सकता है, तो उसको कोई रोक नहीं सकते हैं, इसलिए 10 और 11 लाया गया है। आर्टिकल 10 में देखिए क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के अनुबंध के तहत भारत का नागरिक है, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार भारत का नागरिक बना रहेगा। इसमें ये नहीं कहा गया है कि यानी संसद जो भी विधि बनाएगी उसके अनुसार भारत का नागरिक बना रहेगा। इसमें ये रिजिड नहीं है कि आर्टिकल 5 में ये है तो उसी के हिसाब से भारत का नागरिक रहेगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता हैं वो जान रहे थे कि आगे चल के ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, तो इसलिए वो संसद को सारा पावर दे देते हैं इसमें। इसी 11 भी उसी से रिलेटेड है। इस भाग के अनुबंधों की कोई बात संसद द्वारा नागरिकता को निर्धारित करने की शक्ति को कम नहीं करेगी। तो जो सर्वे सर्वा है वो संसद है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो वर्तमान में प्रोविजन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, और इसे क्वेश्चन पूछता भी है। जैसे कि ये पूछ देगा नागरिकता प्राप्ति के कितने तरीके हैं, नागरिकता की समाप्ति के कितने तरीके हैं। तो 5 तरीके से हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक है जन्म से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय बर्थ। दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। तीसरा है देशीयकरण के आधार पर नागरिकता, सिटीजनशिप थ्रू न्यूट्रलाइजेशन। और फिर और एक क्या है, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो किसी अगर हम लोग कोई और राज्य क्षेत्र को अधिग्रहण कर लेते हैं तो वहाँ से, तो उसके भी जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग उनको भी नागरिकता दिया जा सकता है। तो ये 5 तरीके हैं जिससे कोई नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इस पर हम लोग थोड़ा सा विस्तार में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछता है पीटी में। और ऐसे याद रखिएगा नॉर्मली कि 5 तरीके से हम लोग नागरिकता प्राप्त करते हैं। ये मेंस में भी पूछ देगा हम लोग कितने तरीके से नागरिकता प्राप्त करें, क्योंकि नागरिकता से संबंधित अभी चल रहा है बहुत सारा विवाद। तो मेंस में पड़ जाएगा तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, तो वो भी क्लियर हो जाएगा ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए। दूसरा, नागरिकता का समाप्ति के तरीके, तो ये भी पूछ सकता है। मान लीजिए कि स्टेट पीसेस वगैरह पूछ सकता है, तो 3 तरीके से कर सकते हैं। ये तीनों नाम में लगभग सेम ही लगेगा, पर वास्तव में अलग अलग है, उसको हम लोग देख लेंगे। पहला है कि परित्याग करना, परित्याग है रिनंसिएशन, इसका मतलब है कि आप खुद ही घोषणा करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है नागरिकता की समाप्ति, इसमें क्या होगा, आप जैसे हम लोग का था ना कि एकल नागरिकता आर्टिकल 9, तो उसी के तहत अगर आप दूसरे किसी राष्ट्र का आप नागरिकता ग्रहण करते हैं तो अपने आप आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ये दूसरा हो गया समाप्ति। तीसरा है वंचित किया जाना, इसको किया जाता है जो रजिस्ट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा बेसिकली भारत की नागरिकता प्राप्त करता है। तो और फिर उसके बाद अच्छा आचरण, वो कुछ प्रोविजन है जिस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो आरंभ में जो हम लोग लागू किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण से, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, सामान्यतः उसे सिर्फ इस आधार पे भारत का नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन चूंकि अवैध प्रवासी वगैरह का समस्या बढ़ने लगा था, इधर बांग्लादेश का विभाजन हो जाता है, फिर और भी समस्याएं आती है, तो 1 जुलाई 1986 को कुछ चेंज करता है और 1 जुलाई से एक नया नियम लागू होता है। अब यह हुआ है नियम कि 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक उसी को नागरिक समझा जाएगा जो जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। यहाँ तक तो ठीक था, पर इसका भी तोड़ निकाल लिया लोग। अब क्या हुआ, अवैध प्रवासी क्या करने लगे ना, इस एक्ट के आ जाने के बाद वो क्या करने लगे, जो भारतीय नागरिक है उससे शादी करने लगे। इसलिए नहीं शादी करने लगे कि उनको पसंद नहीं है, इसलिए सिर्फ इसलिए करने लगे कि उनको नागरिकता चाहिए। तो कहीं से ना कहीं से यहाँ पर इस प्रोविज़न का मिस यूज होने लगा। तो उसीलिए 2004 में फिर से 3 दिसंबर के बाद फिर से एक अलग नियम लगा दिया कि माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो इससे ताकि आप जो नागरिक है वो भी समझ जाए कि किसी अवैध प्रवासी से इलीगल तरीके से वो सबसे शादी ना करे। दूसरा ये भी बात था ना, कोई अवैध प्रवासी भारतीय नागरिक का यूज ना कर पाए नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो उसीलिए ये लाया गया। इसमें एक बात ध्यान रखने वाला है, कोई जो प्रॉपर नागरिक है, विदेश के किसी भी देश का नागरिक है, ऑथराइज नागरिक है, वो अगर किसी भारतीय से शादी करता है तो वो इस आधार पे उसको मना नहीं कर सकती कि आप अवैध प्रवासी हैं, इसलिए आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। तो अगर लोग लीगल नागरिक है किसी भी देश का और भारतीय से शादी करता है तो उसके बच्चे को मिलेगा नागरिकता। इसमें और एक 2 अपवाद था। एक तो था विदेशी डिप्लोमेट। अब मान लीजिए कोई विदेशी डिप्लोमेट है, वो काम के सिलसिले में भारत में रहता है अपने परिवार सहित। मान लीजिए कि भारतीय राज्य क्षेत्र में उसका बच्चा हो जा रहा है, तो वो क्या करेगा, तो फिर उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। उसी तरह शत्रु देश के नागरिक भी मान लीजिए कि छुप के हैं और भारत के प्रति कुछ शत्रुतापन हरकत कर रहे हैं, तो उनका जो निष्ठा होगा ना अपने देश के प्रति होता है,
तो ऐसे में उनको भी अगर नागरिकता दे देगा तो वो भी दुरुपयोग कर सकते हैं, तो इसीलिए इन दोनों को ये प्रोविज़न हटाया गया। अब जैसे देखिएगा अमेरिका में क्या था कि जो भी अमेरिका में जन्म ले लिया सब अमेरिका का नागरिक है। अब ये अपने आप में ये प्रोविज़न था। अब इसमें क्या करता था, आदमी गया कहीं से भी जाके अमेरिका में जाके क्या बोलते हैं वहाँ पे कोई बच्चा हो जाता है उनका, तो अब वो लोग क्या इस प्रोविज़न पे जाके कोर्ट चले जाते हैं कि अमेरिकन नागरिक की सुरक्षा के लिए मेरा रहना ज़रूरी है, और वो अमेरिकन नागरिक कौन, उसका छोटा बच्चा। तो अभी धीरे धीरे करके वो लास्ट में वो दोनों को भी नागरिकता देना पड़ता है। तो इसलिए भारत चाह रहा था कि इस तरह का कोई दुरुपयोग ना हो, क्योंकि भारत में जनसंख्या अपने आप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और फिर इस तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए भारत थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया इस चीज़ों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसेंट में भी सेम चीज़ है, उसमें है कि माता पिता आपके होंगे और आप भारत के बाहर भी जन्म लेते हैं तो उस आधार पर वंशक्रम के आधार पर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, जिसेंट का आधार पर बहुत ज़्यादा चीज़ अलग नहीं है, चीज़ें सेम है। आपके माता पिता जैसे अगर भारत के नागरिक हों, मान लीजिए ऐसा भी होता है ना, भारत का नागरिक विदेश गया, वहाँ पे मान लीजिए उसका बच्चा होगा तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, माना जाएगा लेकिन वो डिसेंट के आधार पे हो गए। तीसरा है कि सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या है, मान लीजिए कि बहुत सारे भारतीय मूल के लोग हैं या फिर उनसे कुछ शादी करने वाले लोग हैं, तो वो लोग चाहेंगे, कई बार होता है कि थोड़ा सा एक तो नॉस्टैल्जिया होता है, थोड़ा सा पुराना लगाव वगैरह भी होता है, तो उसमें भी कुछ लोग चाहते हैं कि हमको भारत का नागरिकता मिले। तो उसके लिए भारत जो है प्रोविज़न को सरल रखा है थोड़ा सा, कि भारतीय मूल के व्यक्ति या किसी भारतीय से विवाह करने के बाद अन्य देश के व्यक्ति जो हैं वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ है शर्त। पहला है कि आवेदन करने से पहले 7 वर्षों तक साधारणतः भारत में रह रहे हों, ये एक प्रोविज़न है, याद रखिएगा। दूसरा है भारतीय नागरिकों को अवैध बच के उनको भी मिल सकता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता। फिर ऐसे व्यक्ति जो 5 वर्षों से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में पंजीकृत हों तथा पंजीकरण का आवेदन करने से पूर्व 1 वर्ष से भारत में रह रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पे हम लोग बाद में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अभी ऐसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। मेनली ये याद रखिएगा, भारतीय मूल के व्यक्ति और उसके विवाह करने वाले को पंजीकरण में मतलब कि 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा, और फिर उसको वहाँ का नागरिकता भारत का दिया जा सकता है पंजीकरण के द्वारा। फिर था थ्रो न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या है, यानी देसियाकरण। इसमें क्या है, ये थोड़ा ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भी नहीं हो लेकिन उसके बाद भी उसको भारतीय नागरिकता चाहे, बहुत अच्छा लग गया है भारत, घूमने आए और लगे कि वाह यही तो है, तो फिर वो उनके उनके लिए भी नागरिकता का प्रोविज़न ज़रूरी है। तो उसमें ये था कि कम से कम लास्ट 12 महीने से भारत में निवास कर रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, एक शर्त। दूसरा शर्त ये है कि इससे पूर्व, यानी ये जो 12 महीना है उसमें तो लगातार रह ही रहा है, उससे पूर्व जो 14 वर्ष है उसमें कम से कम 11 वर्ष भारत में रह रहा हो। ये प्रोविज़न याद रखिएगा, सेकेंड वाला। ये आपका मेंस में भी काम आएगा और पीटी में भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि अभी हमारा जो नागरिकता वाला जो संशोधन अधिनियम ना इससे रिलेटेड है, इसके पावर को थोड़ा सा कम कर रहा है वो चीज़। अच्छे चरित्र का हो तथा 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान रखता हो। ये भी चाहेगा ना कि कोई भी देश का अगर कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ का नागरिक रह रहा है तो कम से कम चरित्र अच्छा हो उसका, और 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में किसी एक का पर्याप्त ज्ञान रखता हो। फिर ये देशीयकरण के बाद भारत में रहना या भारत सरकार की सेवा करने की इच्छा रखता हो। ये भी एक प्रोविज़न है कि आपको लगा कि एक बार नागरिकता प्राप्त कर लिया फिर उसको लगेगा कि दूसरे देश में चले जाएँ, वहाँ पे रहना चाह रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा और एक विशेष पावर है भारत सरकार के पास कि कोई भी व्यक्ति जो विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य या विश्व शांति या मानव प्रगति क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान करता है और वो चाह रहा है भारत का नागरिकता लेना, तो सरकार उसको बिना किसी विशेष शर्त के दे सकती है नागरिकता। तो ये सरकार के पास है प्रोविज़न। जैसे मदर टेरेसा टाइप का कोई बहुत महान व्यक्ति हो, तो ये चीज़ हो गया। कोई यदि कोई और एक जो हम लोग का पाँचवा था वो था कि बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे कि कोई भाग भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो भारत सरकार अपने राजपत्र पर अधिसूचित आदेश के माध्यम से उससे संबंधित व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दे सकती है। जैसे सिक्किम हुआ, सिक्किम बाद में शामिल हुआ था तो उसको इस प्रोसेस से वहाँ पे जो रह रहे थे वहाँ के सिक्किम के नागरिक वो बाद में भारत के नागरिक हो गए। तो ऐसे भी कर सकती है। अब अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के पास किसी देश का नागरिकता नहीं हो, क्या ऐसा हो सकता है? मतलब ऐसे तो पॉसिबल तो है, लेकिन वास्तव में तार्किक रूप से देखिएगा तो उसको फिर कहूँ वो आ नहीं जा पाएगा। मतलब अगर एयरपोर्ट में है तो एयरपोर्ट में उसको वीज़ा नहीं मिल पाएगा, कहीं वो जा आ नहीं पाएगा, उसको फिर वो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। जाएगा तो अवैध रूप से जाएगा, लीगल रूप से नहीं जा पाएगा। इसलिए नागरिकता बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो और एंड ऑफ सिटीजनशिप इसमें हम लोग देखे थे, पहला तो होता है रिनंसिएशन यानी परित्याग। इसमें क्या करना है, घोषणा करना है। हम लोग पहले भी बात की थी, इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि
कितने तरीके से आप नागरिकता त्याग सकते हैं। तो पहला होगा रिनउंसिएशन यानी परित्याग, दूसरा है समाप्ति यानी टर्मिनेशन, मतलब आप किसी और देश की नागरिकता ले रहे हैं तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तीसरा डिप्राइवेशन, वंचित करना। ये पूछता है क्वेश्चन, कभी कभी मेंस में भी पूछ देता है कि किस आधारों पर वंचित कर सकती है सरकार। सबसे पहले तो ये याद रखना है, जो जन्म से नागरिक है उसको वंचित नहीं कर सकती। और दूसरा है कि किस आधारों पर कर सकते हैं। पहले तो झूठा तथ्य दिया हो, अपनी नागरिकता से रिलेटेड गलत बात दे दिया हो, जो बाद में प्रमाणित हो गया कि गलत बोला है, तो उसको हटा, उसकी नागरिकता को समाप्त किया जाए। फिर ये भी है कि हमारे संविधान के प्रति अनादर व्यक्त कर रहा हो यदि कोई व्यक्ति, तो उसको भी भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। या फिर भारत के विरुद्ध शत्रु देश की सहायता कोई कर रहा है तो वो कैसा नागरिक है, वो नागरिक तो सही नहीं हो सकता ना, तो उसको भी हटा दिया जा रहा है। फिर और एक चीज़ है न्यूट्रलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के बाद आरंभिक 5 वर्षों में से 2 वर्ष कारावास में रहो। अब मान लीजिए नया नया नागरिकता मिला, उसके बाद आपको लगने लगा कि आप कुछ भी अपराध करना शुरू कर दिए, तो कोई भी राज्य नहीं चाहेगा ना कि ऐसे व्यक्ति हमारे राज्य में शामिल हो जो अपराधी प्रवृत्ति के हों। उसीलिए ये रखा है कि 5 साल के भीतर अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। इसके अलावा पिछले 7 वर्षों से साधारणतः बिना किसी पर्याप्त कारण का भारत का रह रहा है, वो भारत का नागरिक तो है पर कोई बिना किसी पर्याप्त कारण का बाहर में ही रह रहा है। इससे क्या होगा, उसका लगाव धीरे धीरे भारत के प्रति समाप्त हो जाएगा। और फिर जैसे कोई पढ़ाई वढ़ाई के लिए रह रहा है तो फिर उसके लिए नहीं, उसको नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे जो रह रहा है बिना किसी कारण का, तो उस पर कर सकती है सरकार की इच्छा पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ हम लोग बात किए थे ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें 3 चीज़ें देखिए, इसमें कन्फ्यूज हो जाता है आदमी कभी कभी, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। NRI, PIO और OCI। तो NRI क्या है, नॉन रेसिडेंस इंडियन। तो ये क्या है कि भारत के, वास्तव में भारत के नागरिक हैं जो 6 महीने या अधिक समय से भारत के बाहर रह रहे हैं, तो इसको सारा पावर है जो नागरिक को प्राप्त है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक्चुअली क्या हुआ ना, जो हम लोग को नई आर्थिक नीति आई तो भारत बहुत सारे देशों से जुड़ा, तो उसको लगा कि बहुत सारे देश जो नॉस्टैल्जिया, जो भारतीय मूल के हैं, कहीं ना कहीं भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, तो लगा कि वीज़ा का बार बार प्रोविज़न, वो भारत आना भी चाह रहे थे, बार बार अपने परिवार वालों को भी दिखाना चाह रहे थे कि ऐसा है ये भारत, थोड़ा सा एक लगाव होता है ना। तो हम 2002 में जो अटल बिहारी की सरकार थी उस समय, तो वो उस समय ये प्रोविज़न लाया गया और ये स्पष्ट किया गया कि चीज़ों को आसान बनाया गया। तो इसमें पहला था कि कम से कम 4 पीढ़ी तक कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीयता धारण करता हो। इसके अलावा अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के नागरिक अहर्ह नहीं थे इसके लिए। लगा होगा क्योंकि यहाँ पे सारे नागरिक भारतीय मूल के ही होंगे, तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और नेपाल का तो ऐसे ही आ सकता है, तो उसको ज़रूरत भी नहीं था। तो ये सब प्रोविज़न रखा था थोड़ा स्टिक के रूप में। फिर रखा था बागवानी भूमि ये नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन इनके विवाह संबंधी योग्य हैं, याद रखिएगा PIO में विवाह संबंधी भी योग्य हैं। इसके अलावा इनको 15 वर्ष तक का वीज़ा दे दिया गया था, और 180 दिन तक भारत में अगर रह रहे हैं तो उनको पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, फिर बाद में इसको देखकर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अच्छा हो सकता है, तो 2005 में और एक चीज़ लाया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वैसे व्यक्ति जो 26 जनवरी या 1950 या उसके बाद भारतीय के नागरिक थे या बनने की योग्यता रख देते हैं। अब इस बनने की योग्यता रखना मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति भी आ गए सब लगभग इसमें। इसमें देखिए कि इसमें सिर्फ 2 देशों को एलिमिनेट किया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ क्लियर हो चुका था इससे पहले, उसको लगा कि इतने सारे देशों को डालना ज़रूरी नहीं है, बेसिकली ये 2 देश को डालने से काम बन जाएगा। फिर आज़ादी के बाद अर्जित क्षेत्र जो भी जैसे कि उसके नागरिक हो गए, यानी सिक्किम के नागरिक, तो सिक्किम में भी जो पहले निवासी थे, मान लीजिए उसके परिवार वाले, मान लीजिए वो अभी सिक्किम के नहीं हैं, बाहर किसी और जगह पर हैं, लेकिन उसको भी भारत अपना नागरिक मान रहा है। बच्चे, पोता पोती, पड़पोता, वो भी योग्य हैं। तो लगभग देखिए यहाँ पे भी 4 पीढ़ी आ गया। विवाह, इसमें एक अंतर है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में विवाह संबंधी योग्य है, लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में विवाह संबंधी योग्य नहीं। क्योंकि क्या हुआ ना, इस एक्ट के बाद कुछ लोग जैसे कि खुफिया एजेंसी, वो क्या करने लगा, भारतीय नागरिक से शादी वगैरह करके PIO बनवा के उसके बाद मिसयूज कर सकता था। तो भारत सरकार इस चीज़ को समझी कि उसीलिए इस पर वो भारत सर विवाह संबंधी को योग्य नहीं है इसमें। और इसमें एक वीज़ा का व्यवस्था है, वो आपको आजीवन मिलेगा, 15 वर्ष नहीं, और पंजीकरण करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये था नियम। इसमें यह देखिएगा, ये भी PT वगैरह में क्वेश्चन पूछता है, तो फिर कंफ्यूज नहीं होगा, मेंस में भी पूछ दे तो फिर क्या आप लिख सकते हैं इसमें आराम से। एक जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो लाया गया है, जो है वो ये इस प्रकार से है कि निम्नलिखित लोगों को अवैध आप्रवासी नहीं समझा जाएगा। कौन? पहला शर्त था कि वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से रिलेटेड है। वास्तव में एक्चुअली ये 3 देश है, वो पहले भारत के पार्ट थे ना, तो और अपने पूर्व नागरिकों के लिए या फिर जिसके प्रति नॉस्टैल्जिया है तो उसके प्रति में बेसिकली ये प्रोविज़न लाया था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लिए अचानक से ऐसा करना संभव भी नहीं था भारत के लिए, तो इसलिए 3 देशों को रखा।
जो भारत के पार्ट थे। नेपाल वगैरह को तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि उनको वो ऐसे भी आते जाते हैं, भारत में जॉब भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन इन 3 देशों को ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब इन 3 देशों में देखिए कि जो अल्पसंख्यक वहाँ पे आबादी है उसके लिए ये प्रोविज़न किया गया है। तो अब देखिएगा हमारा जो आर्टिकल 29 और 30 है उसमें भी धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक को परिभाषित किया गया था। हम लोग पढ़े भी थे फंडामेंटल राइट्स में। तो यहाँ पर 6 जो अल्पसंख्यक है, भारत में भी इन धर्मों को अल्पसंख्यक जो बाहर में अल्पसंख्यक है वो क्या क्या है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से हैं। भारत में तो हिंदू या आप बोलिएगा कि बहुसंख्यक हैं, पर वहाँ पर इन देशों में नहीं है। तो वहाँ इन देशों के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए ये प्रोविज़न लाया गया था। इसके अलावा और एक शर्त है जो ये भी था ना कि अगर मान लीजिए ऐसा प्रोविज़न बना देती है सरकार और ढील देती है, तो सिर्फ बाद में बहुत सारे लोग आने लग जाएँ नागरिकता के लालच से। और ऐसे में तो पहले से तो वही आए हैं ना जो व्यूवर्स हैं, जिसके पास और कोई चारा नहीं है, वो सब छोड़ छोड़ छाड़ के आने का रिस्क लेंगे ना। तो ये पहले से एक्चुअली 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में जो प्रवेश किए हैं तथा संविधान, ये कथा गलत से टाइप हो गया, सॉरी। तो फिर ये तथा संविधान की 6ठी अनुसूची में ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे एक अपवाद है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में जो सम्मिलित इनर लाइन परमिट की आवश्यकता वाले क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों पे ये लागू नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई बाहर से आया प्रवासी और वो जनजातीय क्षेत्र में रह रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, वहाँ पे लोगों का हित प्रभावित हो सकता है। और खुद भारत के जो नागरिक हैं उनको भी वहाँ जाने के लिए इनर परमिट की आवश्यकता है, तो आप कैसे चले गए। तो ये भी एक चीज़ है, इसको याद रखिएगा, अपवाद को याद रखिएगा। अपवाद से क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी तो पूछती है, तो याद रखिएगा ज़रूर। दूसरा था कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन की अवधि क्या था, 11 वर्ष था ना, तो उस अवधि को घटा के 5 वर्ष सिर्फ कर दिया गया है। मतलब देखिए आप 31 दिसंबर 2014 से अगर आपको माना जाएगा तो आप 2019 तक तो 5 ही साल होता है, तो इस अवधि को लगभग घटा के 5 वर्ष कर दिया गया है। पहले जो अब हम लोग पढ़े थे ना कि 14 वर्षों में 11 वर्ष तक रहना ज़रूरी है, तो अब देखिए इन लोगों को मिल पाएगा। और हालांकि ये इसका बहुत ज़्यादा विवादास्पद मामला ये रहा, क्योंकि देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो धर्मनिरपेक्ष है, हम किसी भी धर्म के आधार पर भी भेद नहीं करते। हमारा जो आप देखिएगा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इसमें स्पष्ट धर्म का, आर्टिकल 15 और 16 में धर्म के बारे में लिखा गया है। तो इसमें लिखता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है उस पर भी सवाल उठा है। लेकिन हमारी जो सरकार जो अपना तर्क रखी है वो व्यवहारिकता पे रखी है। वो सरकार ये बोली कि हम धर्म पे आधार पे विभेद नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर मान लीजिए कि सारे लोगों को शामिल कर देंगे तो वहाँ पर रह रहे सारे नागरिक आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस एक का दुरुपयोग होने लगेगा। मान लीजिए कि किसी को ऐसे खुफिया के रूप में भेजा गया है यहाँ पर, या फिर तो वो दुरुपयोग कर सकता था। दूसरी बात था कि क्योंकि सारे लोग शामिल हो गए तो भारत के लिए व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं था ना कि सारे लोगों को नागरिकता मान लीजिए प्रदान करना। क्योंकि अगर ये ला देगा कि सारे लोग, तो वहाँ पे पाकिस्तान में जितने लोग रह रहे हैं सब पे लागू हो जाएगा, बांग्लादेश में जितने लोग रह रहे हैं सब पे लागू हो जाएगा। फिर रोहिंग्या वाले जो है वो पहले से बांग्लादेश का दिखा के उसमें भी लागू हो जाता है अगर वो बांग्लादेश में रह रहे होते तो इसका दुरुपयोग हो सकता था। उसीलिए भारत सरकार बोली कि क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था, उसीलिए ये लाया गया। तीसरा था कि एक जो दूसरा बात जो सरकार रखी वो एक मानवतावादी ग्राउंड रखी। बोले कि ये तो कहीं ना कहीं भारत के ही नागरिक थे और चूंकि वहाँ पे उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो ऐसे में भारत का ये मतलब कि बनता है, अपना नैतिक दायित्व बनता है कि चूंकि ये भारत के कभी नागरिक थे तो और उनके पूर्वज वगैरह का संबंध भारत से रहा है, तो उसकी सुरक्षा का एक प्रकार से नैतिक दायित्व, मानवतावादी दायित्व बनता है। और इस आधार पर भी भारत सरकार वो ऐसा करवाना चाह रही थी। तो ये सब तर्क दिया गया था। हालांकि केरल केरल राज्य है एक, तो केरल राज्य द्वारा 131 के तहत, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 131 ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा रहा है। तो केरल राज्य क्या की इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में कि आवेदन किए कि ये गलत है, हमारा जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है उसके विरुद्ध है। छत्तीसगढ़ भी इस टाइप का कुछ किया है, तो उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब वो सब पढ़ेंगे तो। और ये सही है या गलत बेसिकली है कि आप किस आधार पे इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या निर्णय देती है, लेकिन तो ये है, एक बार देख लीजिएगा। ये अगर मेंस में भी पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, 200 वर्ड का तो यूपीएससी में मेंस में पूछता है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो ये आपका लगभग हो जाएगा कवर। हम लोग का आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 35 तक कवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट अध्याय में ये करेंगे,
नीति निर्देशक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक। स्टेट पीसीएस में मेंस में लगातार इससे क्वेश्चन पूछता है, खासकर वैकल्पिक विषय समाज उमाज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। ये हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है, तो और उसको हम लोग देखेंगे। और थे कि अब यूपीएससी का तो पीटी का डेट भी आ गया, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इस महीने तक जो पॉलिटी का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा क्लियर कर लें, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी क्लियर कर लें, ताकि फिर चीज़ें आसान बनी रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।